हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो भेजी थी मैंने आप लोग को, तो अभी ये आपका प्लेटो ही चल रहा है। जो आपके दार्शनिक हैं प्लेटो, फिलोसोफर प्लेटो, तो उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। और अभी प्लेटो का जो भंडार है, जो इनके मत हैं, वो काफ़ी विस्तार में दिए गए हैं। तो इसीलिए आप लोग अभी इस वीडियो में भी प्लेटो पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट में भी प्लेटो ही पढ़ेंगे। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो आप लोग को भेजी थी, वो भी प्लेटो के बारे में ही भेजी थी। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है, मतलब प्लेटो जो है किसमें सुंदरता देखते हैं। तो जो प्लेटो ने माना है कि जो परम है वही सुंदर है, मतलब जो अल्टीमेट चीज़ें हैं वही सुंदर होती हैं। और सुंदर होने के लिए एक नैतिक अच्छा होना ज़रूरी है, जो उसका मोरल है वो भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति के अंदर जो है आदर्शवाद और नैतिकता ये भी होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें सुंदर लगती हैं, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति सुंदर लगता है। और प्लेटो ने बताया था कि सभी वस्तुएं जो है सुंदरता समान नहीं होती है, किसी में अधिक होती है तो किसी में कम होती हैं। तो इसका जो अंश है, सुंदरता का अंश है, अंश भाग, वो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिस प्रकार जिसमें सुंदरता का अंश होता है, पार्ट होता है, उसी प्रकार वो सुंदर लगते हैं। और जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो जो है सत्य होती हैं और कल्याणकारी होती हैं। तो ये प्लेटो ने सौंदर्य क्या है ये बताया हुआ था। उसके बाद प्लेटो ने जो है सुंदर की व्याख्या की थी और उसकी विशेषताएं भी बताई थी। तो प्लेटो ने बताया था कि जो विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं भिन्न प्रकार की, उनमें सुंदरता प्रकट होती है। फिर उसको जो है हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, दृष्टियों द्वारा जो है उसको देखते हैं और श्रवण द्वारा भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसको? सुंदरता को। मतलब जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा देख के ही पता चलती है कि हाँ ये चीज़ सुंदर है या नहीं है। तो सबसे अधिक जो होता है वो दृष्टि में होता है कि दृष्टि द्वारा देखा जाता है। उसके बाद श्रवण से भी हो सकता है, मतलब किसी का आचरण, किसी का व्यवहार, उसके बारे में जैसे उसकी बातें सुनेंगे आप तो उसमें भी सुंदरता देखने को मिल सकती है, उसमें भी सुंदरता प्रकट होती है। तो ये जो है किसी में कम हो सकती है, किसी में अधिक मात्रा में हो सकती है। और जो है जैसे किसी किसी को मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि किसी को आधी खिली कली पसंद होती है तो किसी को पूरा खिला हुआ फूल पसंद होता है। तो वो अपने देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है कि वो किस प्रकार देख पा रहा है सुंदरता को। तो ये जो है प्लेटो ने सबसे जो मेन बताया है वो परम को बताया हुआ है कि जो चीज़ें परम हैं वही सुंदर हैं। तो ये प्लेटो का मैंने आप लोग को एक कोटेशन भी बताया था कि इफ़ अ मैन हैज़ आइज टू सी ब्यूटी ही बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ गॉड इमोर्टल। तो मतलब ये जो मानव होता है, जो सुंदरता को देख सकता है अपनी आँखों से, वो जो है भगवान का दोस्त होता है, जो अमर और अजर और अमर है। कौन? जो सुंदरता को देख सकता है। मतलब जैसे जो है जो सब चीज़ों में सुंदरता, किसी कमी में भी वो सुंदरता देख पाए, तो वो जो है एक तरह से भगवान का दोस्त होता है कि जो जिसके अंदर सुंदरता देखने का गुण होता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताई थी। और फिर सुंदरता के गुण भी बताए थे कि जो दो आवश्यक गुण बताए थे, संतुलन और उपयोगिता। मतलब एक में जो है बैलेंसिंग होना चाहिए और उपयोगिता भी होनी चाहिए। जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं वही सुंदर होती हैं। आकार, ताल, रंग ये सब भी होना चाहिए। इससे हमारी इंद्रियों को सुखद अनुभव होता है, तो इससे हमें सुंदरता की अनुभूति होती है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो की बात करती हूँ। तो इसमें जो प्लेटो के अनुसार शारीरिक या लौकिक सुंदरता में, तो देखिए ये जो दो तरह से बताया उन्होंने कि जो फिजिकल है और जो कॉस्मिक है उसमें सुंदरता कैसे देखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। समन्वय, संतुलन आवश्यक है। तो देखिए शारीरिक या लौकिक मतलब फिजिकल ब्यूटी या कॉस्मिक ब्यूटी में ये प्लेटो क्या बताते हैं कि समन्वय, संतुलन आवश्यक है। तो देखिए समन्वय, संतुलन कैसे आवश्यक है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत आवश्यक होता है किसी भी सुंदर चीज़ों में या फिर किसी भी व्यवस्थित चीज़ों में जो है समन्वय बहुत आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रतियोगिता आयोजित की है, तो उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा व्यक्तियों का या फिर जो चीज़ें हैं उनका सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो क्या उलझी हुई सी लगेंगी और वो हमें सुंदर नहीं लगेंगी या सुंदर लगेंगी, बहुत उलझी हुई सी अव्यवस्थित चीज़ें लगेंगी। तो जो है सुंदरता में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और सेकंड है आपका संतुलन होना आवश्यक है। देखिए जैसे किसी भी चीज़ में बैलेंसिंग नहीं होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपोजिशन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी जो है आप लैंडस्केप मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक तरफ खाली छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ आपने लैंडस्केप में नदियाँ, पहाड़ बना दिए और आपका आधा पेज मान लीजिए वेस्ट गया। तो इसमें जो है बैलेंसिंग होना चाहिए। पहले आपको पूरा फ्रेम में लेना चाहिए कि हाँ हमें कहाँ पे नदियाँ बनानी, कहाँ पे पहाड़ बनाने, कहाँ पे वृक्ष बनाने हैं। तो अगर उसमें बैलेंसिंग होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी चीज़ में मान लीजिए संतुलन होना आवश्यक है। ये तो जो है पेंटिंग की बात है, आप स्कल्पचर में ले लीजिए कि उसमें भी एक बैलेंसिंग होना ज़रूरी है।
जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था कि जो है किसी भी चीज़ में जैसे मान लीजिए कोई फिगर बनाया तो उसके हाथ पैर लंबे कर दिए, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा और वो जो है संतुलित नहीं लगेगा, उसमें बैलेंसिंग नहीं लगेगी, देखने में संतुलन नहीं लगेगा, तो वो हमें सुंदरता नहीं प्रदान करेगी। तो यही कह रहे हैं कि समन्वय और संतुलन ये दोनों चीज़ें होने बहुत आवश्यक हैं एक सुंदर चीज़ों में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, सुंदर रेखाओं और रंगों का होना आवश्यक है। तो देखिए ये तो जो सुंदर रेखाओं और रंगों का आवश्यक होना इसलिए बता रहे हैं, ये जो है एक पेंटिंग के माध्यम से बता रहे हैं प्लेटो जो है कि उसमें शुद्ध रेखाएं, मतलब अगर फाइन लाइन होंगी बिल्कुल, तो वो जो चीज़ बनाएंगे तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगी, एकदम लयात्मक ज्ञात्मक लाइन होंगी, तो वो चीज़ें जो है देखने में हमें बहुत सुंदर लगेंगी और रंगों का होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आपने कोई लैंडस्केप बनाया और वो ब्लैक एंड वाइट पेंसिल से बनाया, तो ये जो है उसमें रंगों का होना, जब उसमें रंग ही नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें ग्रीनरी है या फिर ब्लू कलर का पानी है, वो मतलब देखने में ऐसे शांति सा नहीं आपको फील होगा। तो यही कह रहा है कि अगर आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें शुद्ध रेखाएं, मतलब लयात्मक रेखाएं, अच्छी रेखाएं, फाइन लाइंस होनी चाहिए और रंगों का होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो है पेंटिंग को लेके एग्जाम्पल बताया गया है कि शुद्ध रेखाओं और रंगों का होना आवश्यक है किसी भी सुंदर चीज़ों में। दृश्य श्रव्य अनुभव में सुंदरता हो सकती है। तो देखिए दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, अनुभव मतलब फीलिंग। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें सुंदरता का अनुभव हो सकता है। जैसे कोई भी आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तभी तो आप उसको फील कर पाएंगे कि हाँ ये सुंदर है। जब आप उसको देख ही नहीं सकते तो आप उसको फील भी नहीं कर सकते कि ये सुंदर है या नहीं सुंदर है। तो इसीलिए जो है दृश्य श्रव्य अनुभव जब करते हैं तभी उसका पता चलता है कि हाँ सुंदर है। श्रव्य का देखिए यहाँ पे जैसे कोई चीज़ आप मान लीजिए कि आपको सुनाई नहीं दे रही है कोई चीज़ और दूसरा वही चीज़ सुन रहा है, तो उसको ही तो सुंदरता का अनुभव प्राप्त होगा, उसी को तो जो है वो अनुभूति होगी कि हाँ ये चीज़ सुंदर है। जब आप उस चीज़ को सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है कि दृश्य श्रव्य जो है अनुभव में होना सुंदरता हो सकता है, मतलब कोई चीज़ हम देखते हैं सुनते हैं तो उससे भी हमें सुंदरता की अनुभूति हो सकती है। सुंदरता मनोहरता का आकर्षण और नेत्रों को सुखद होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमारे वो नेत्रों को सुखद लगनी चाहिए, तभी वो चीज़ें सुंदर हैं। आपको जैसे कोई चीज़ चुभती है, तो जैसे मान लीजिए किसी किसी को रेड कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये देखने में ऐसे तड़क भड़क सा कलर है, ब्राइट कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वही जो है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, वही वो किसी किसी की आंखों में चुभता है कि भाई ये तड़क भड़क कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही कह रहा है कि सुंदरता मनोहरता का आकर्षण और नेत्रों को सुखद होना चाहिए, मतलब हमारी आँखों को अच्छा लगना चाहिए, सुखद लगना चाहिए, सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे वो जो भी चीज़ हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोग को कलर्स बताए, लेकिन कोई भी चीज़ हो जो आपके आँखों को सुखद प्रदान करेंगी वही चीज़ें सुंदर होंगी, जो आपको मनोहर लगेंगी और आँखों को सुंदर लगेंगी। संसारिक सौंदर्य दृश्य प्रकट होता है। तो देखिए जो संसारिक सुंदरता होती है, देखिए जो हम संसार में चीज़ें देखते हैं उन्हीं से तो हमें सुंदरता का जो है अनुभव होता है। संसारिक सौंदर्य दृश्य प्रकट होता ही है, जो चीज़ें हमारे सामने होंगी, जो संसार में चीज़ें बनाई गई हैं, दृश्य बनाए गए हैं, तो उन्हीं से सौंदर्यता प्रकट होती है। संसारिक सौंदर्य शाश्वत सौंदर्य तक पहुँचने का साधन माना जाता है। देखिए जो संसार में चीज़ें देखते हैं, सुंदर चीज़ें देखते हैं, जो संसारिक सौंदर्य है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दृश्य सौंदर्य हो या फिर कोई ह्यूमन फिगर सौंदर्य हो या फिर किसी का आचरण सौंदर्य हो, तो जो है जो संसारिक सौंदर्य है उसी से शाश्वत सौंदर्य तक पहुँचते हैं। तो वही जो संसारिक सौंदर्य जो है वो शाश्वत सौंदर्य तक पहुँचने का एक साधन माना जाता है। देखिए जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं तभी तो उसका अनुभव लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप देखते हैं, उसका आचरण जब उससे बात करते हैं, उसका व्यवहार जो होता है जब उससे बात करते हैं तभी तो पता लगाते हैं। तो आपका जो प्रत्यय जो विचार उससे प्रकट होता है वो शाश्वत होता है। शाश्वत मतलब कभी नष्ट ना होने वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला। तो जब हम संसार की चीज़ों को देखते हैं तो उसी से हम जो है शाश्वत की ओर पहुंचते हैं। तो यही जो है संसारिक चीज़ें जो है वो शाश्वत तक पहुंचने का एक साधन माना गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो के ज्ञान एवं संसार के समन्वय के विचार। तो देखिए जो प्लेटो के ज्ञान एवं संसार के समन्वय का विचार है, उसमें प्लेटो क्या कहते हैं, भारतीय चिंतकों की भांति प्लेटो ने भी संसार में दो रूप माने, जड़ और चेतन। अच्छा, जो भारतीय चिंतक हैं तो उन्होंने जो है हर चीज़ में जो है जड़ और चेतन को देखा हुआ है।
तो प्लेटो ने भी संसार में दो रूप माने हैं संसार के, वो कौन से हैं? जड़ और चेतन। एक में सारा बाहरी जगत है, दूसरे में मानसिक या ब्रह्मांड है। देखिए जो जड़ और चेतन जो प्लेटो ने माना हुआ है, तो इसमें जो संसार में दो रूप माने हुए हैं जड़ और चेतन, तो एक में जो मानते हैं कि वो बाहरी जगत है, दूसरे में मानसिक या जगत या ब्रह्मांड है। मतलब जो हम बाहर से देखते हैं, एक तो एक जड़ और चेतन में एक उसमें जो है और जो आपका चेतन है मान लीजिए, तो चेतन में जो है मानसिक जगत या ब्रह्मांड है, जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं वो चीज़ें हैं। तो मतलब एक हम जो बाहर देखते हैं और जो एक हमारे दिमाग में जो हम देख नहीं सकते हैं, जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो दो भागों में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, संसार के दो रूप बताए हुए हैं किसने? प्लेटो ने। जड़ और चेतन, जो एक बाहरी जगत है, दूसरा आपका मानसिक या ब्रह्मांड जगत है। तो ये प्लेटो ने जो है ज्ञान एवं संसार के समन्वय विचार किए हुए हैं। मतलब जो है नॉलेज और जो पूरा संसार है नॉलेज में लेके दोनों को कोऑर्डिनेट करके ये उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हुए हैं कि जड़ और चेतन दो रूप बताए हुए हैं संसार के, तो एक बाहरी तथा दूसरा मानसिक या ब्रह्मांड में बताया हुआ है। ज्ञान प्लेटो के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब देखिए जो संसार और ज्ञान के बारे में प्लेटो ने बात की थी, दोनों को कोऑर्डिनेशन जो विचार प्रकट किए थे दोनों चीज़ों को लेके, तो अब ज्ञान के बारे में बताते हैं प्लेटो कि ज्ञान प्लेटो के अनुसार 3 प्रकार का है। प्लेटो ने ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, उनके अनुसार 3 प्रकार का है। पहला देखते हैं कौन सा है? आदर्श ज्ञान। तो आदर्श ज्ञान में क्या कहते हैं? ये जिससे विचार के संसार चेतन की जानकारी मिलती है। देखिए प्लेटो ने जो है आदर्श ज्ञान में ये बताया हुआ है कि जो हमारा विचार का संसार है, जो हम सोचते हैं चीज़ें, उससे हमारी चेतन की जानकारी मिलती है। मतलब उसी से सारे जो है जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं उसका पता लगाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक जो है आदर्श ज्ञान है प्लेटो के अनुसार। अब सेकंड देखते हैं इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान में क्या है? यह इंद्रियों की सूचना प्राप्त द्वारा होता है, यह यथार्थ या अंतिम तथ्य तक पहुंचने में सहायक नहीं होता है। तो देखिए जो इंद्रिय ज्ञान होता है, देखिए इंद्रियां तो आप लोग को पता है कि 5 होती हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ। तो ये जो है जो इंद्रिय ज्ञान है, तो ये जो है सूचना प्राप्त द्वारा होता है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ मान लीजिए देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, है ना, तो उससे ही हमें सूचना प्राप्त होती है कि हाँ भाई ये खाया तो ये अच्छा है ना, तो देखी तो पता चला कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। तो यह यथार्थ या अंतिम तथ्य तक पहुंचने में सहायक नहीं होता है। तो मतलब यथार्थ मतलब होता है कि रियलिज्म। जैसे हम कोई भी चीज़ को देख लेते हैं या फिर खा लेते हैं या फिर सुन लेते हैं, तो जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर हमें वह असुंदर लगता है तो वो जो है अंतिम तथ्य तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसका अनुभव पहले ही कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, तो ये अंतिम तथ्य तक नहीं पहुँचता है। पहुँच भी सकता है, जैसे हमें वो अच्छा लगा, सौंदर्य लगा, तो वो जो है अंतिम तथ्य तक पहुँचेगा भी। लेकिन जो हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर लेते हैं कि हाँ ये असुंदर चीज़ें हैं, तो वो जो है अंतिम तथ्य तक नहीं पहुंचता है, रियलिज्म तक नहीं पहुंचता है। तो ये जो है दूसरा है इसका ज्ञान जो है इंद्रिय ज्ञान प्लेटो का। अब थर्ड देखते हैं विचार या प्रत्यय। इनका ज्ञान पहले की विचारों या दूसरों के अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो विचार या प्रत्यय है, तो ये मानते हैं कि जो ये वाला ज्ञान है वो विचार तथा दूसरे के अनुभव, मतलब मान लीजिए कि आपने किसी दूसरों द्वारा कैसे प्राप्त होता है? जब आप दूसरों को देखेंगे, अनुभव करेंगे, तभी तो उससे आपको थिंकिंग आएगी कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। तो ये जो है दूसरों द्वारा ही तो प्राप्त होगा। आप अपने आप को तो सोच नहीं सकते आप, तो दूसरे को जब देखेंगे तो उसी के व्यवहार के, उसी के नैतिक के बारे में, उस जो है उसकी सुंदरता के बारे में तो विचार करेंगे। तो दूसरों के ही द्वारा जो अनुभव होता है, उस दूसरा जो हम देखते हैं, आदमी देखते हैं सामने वाला, तो उसी से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो हमारा ये जो थर्ड था विचार या प्रत्यय। तो ये ज्ञान जो है प्लेटो के अनुसार 3 प्रकार के थे: आदर्श ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, विचार या प्रत्यय। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भ्रम या माया है। मानव जीवन का ध्येय परम चेतन तत्व को पाना है। इंद्रियां भ्रम में डालती हैं। जो तथ्य या ज्ञान हम वास्तविक जीवन में देखते हैं वह ज्ञान ही नहीं, यह तो केवल असली ज्ञान या विचार का प्रतिबिंब है। वास्तविक ज्ञान या विचार इंद्रियों के परे है, उसे केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। तो देखिए प्लेटो ने बताया है कि जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, इंद्रियां मैंने अभी आप लोग को बताई कि 5 होती हैं, तो जो ये मानते हैं कि प्लेटो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो एक भ्रम है, मिथ्या है, एक झूठ है। ठीक है, तो ये जो है मानव जीवन का ध्येय परम
चेतन को पाना है। तो मानव जीवन का जो ध्येय है वो परम चेतन मतलब जो ब्रह्मांड है, जो मानसिक हमारे दिमाग में चल रहा है उसको पाना है, ना कि जो हम देख रहे हैं बस और सुन रहे हैं उसको पाना। तो जो हम इंद्रियों से देखते सुनते हैं वो एक भ्रम मात्र है, और इस इंद्रियां जो है वो भ्रम में डालती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ थोड़ी देर पहले सुंदर लग रही थी, फिर वही चीज़ थोड़े दिन बाद बेकार लग रही, बुरी लग रही है, तो इंद्रियां जो है वो भ्रम में डालती हैं। मतलब आपको तो कभी कभी चीज़ें अच्छी भी लगने लग जाएंगी, कभी कभी चीज़ें बुरी भी लगने लग जाएंगी। तो एक तरह से ये भ्रम ही है, मिथ्या ही है। तो इंद्रियां जो है वो भ्रम में डालती हैं। जो तथ्य या ज्ञान हम वास्तविक जीवन में देखते हैं वह ज्ञान ही नहीं, यह तो केवल असली ज्ञान या विचार का प्रतिबिंब है। तो देखिए जो हम देखते हैं चीज़ों को, वास्तविक जीवन में हमारी जो चीज़ें दिखती हैं वह प्लेटो मानते हैं कि वो ज्ञान है ही नहीं। वो तो जो असली ज्ञान है उसका एक बस प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है, मतलब उसका बस एक फ़ोटो कॉपी है जो हम वास्तविक जीवन में देखते हैं। और वास्तविक ज्ञान या विचार इंद्रियों के परे है, उसे केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। तो प्लेटो का कहना है कि जो हम चीज़ें देखते हैं, जो इंद्रियों से सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो बस एक जो है भ्रम मात्र है। वो वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने का कोई कारण है ही नहीं। वास्तविक की वो बस प्रतिछाया हैं, फ़ोटोकॉपी हैं जो हमारे वास्तविक जीवन में हैं। उसे हम केवल बुद्धि से ही समझ सकते हैं। मतलब जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, चलो ठीक है सुंदर लग रही है, लेकिन जब हम उसे दिमाग से समझते हैं कि हाँ नहीं इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता था तो ये और अच्छी लग सकती थी, तो हम बस जो है उसको बुद्धि द्वारा ही समझ सकते हैं। और जो हम हमारी इंद्रियां हैं वो बस एक भ्रम उत्पन्न करती हैं। तो प्लेटो का ये कहना है, ये प्लेटो के विचार हैं कि जो है जो मानव जीवन का जो मुख्य ध्येय है, परम चीज़ है, अल्टीमेट चीज़ है, वो बस चेतन तत्व को पाना होता है, ना कि जो हम देखते हैं इंद्रियों द्वारा उसका उसमें भ्रम उत्पन्न करना। तो वो प्लेटो जो है बस जो है ये बुद्धि जो द्वारा जो समझा गया है उसी को सुंदर मानते हैं। बाकी जो हम हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस होता है ये उसको सुंदर नहीं मानते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग क्या कह रहे हैं प्लेटो। प्लेटो कला पर, अब देखिए प्लेटो ने कला पर क्या विचार किए हैं तो देखते हैं। प्लेटो ने कहा जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। देखिए प्लेटो ने क्या माना कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो, मतलब उसको बनाने के लिए पूरा जो है उनके पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ को ऐसे बनाना है, पहले से वो डिसाइड करना चाहिए, उसका एक लेआउट होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार जो है कला क्या है, एक निर्माण की प्रक्रिया है। तो आप सेकंड देखते हैं। प्लेटो ने कला और काव्य को जोड़कर उसका विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार कला के निम्न प्रमुख गुण हैं। तो देखिए प्लेटो ने जो है वो कला और काव्य दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद जो है उसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो उनके अनुसार जो कला के प्रमुख गुण बताए गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी जो है ये वाला यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।